नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आम बजट पारित किया गया है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का आम बजट आया है 2023 का, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि बजट की प्राथमिकताओं में 7 बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे? 7 बिंदु होंगे जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। ये कहा गया है कि 7 बिंदु होंगे, बहुत प्राथमिकता रखी गई है इन 7 बिंदुओं के लिए जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे। पहली बात, जैसे देख लेते हैं सहभागिता के साथ विकास। इसमें क्या कहा गया कि सहभागिता के साथ विकास, इसका मतलब यह है कि जो लोग वंचित हैं उनके साथ साथ सभी को वरीयता दी जाएगी। खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिरी तबके आखिरी हिस्से तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। काबिलियत का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये खास बात है कि मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। साल 2014 से सरकार, और क्या है कि साल 2014 से सरकार के सभी प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इस 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ गई है। ठीक है। आम बजट 2023 की मुख्य बातें क्या रही है, चलिए इसको देखते हैं। आम बजट 2023 की मुख्य बातें। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। किस अमृतकाल का यह पहला बजट है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएं समावेशी विकास, सबका एक साथ विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवाओं पर विशेष ध्यान तथा वित्तीय क्षेत्र होगा। ठीक है। ये अमृतकाल का पहला बजट है और इसमें ये सारी खास बातें कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ सितारा, ये सीतारमण जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ये बजट चमकता हुआ सितारा है। कोविड के दौरान 20 महीनों तक सरकार ने लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। जब कोविड का दौर चला था उस दौरान सरकार ने क्या किया कि 20 महीने तक लोगों को भूखा नहीं रहने दिया, सबके लिए अन्न की व्यवस्था की गई। वर्तमान वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है और यह अनुमान लगाया गया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहेगी? 7% रहेगी। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। तो इसमें ये सारी बातें कह दी गई हैं। इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि 2014 से सरकार, थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसको देखने की कोशिश करेंगे। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की और इस अध्यक्षता से भारत को ग्लोबल पकड़ मजबूत होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में कहा है। ठीक है। प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई, जो कि दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। दोगुनी से अधिक वृद्धि हो गई है प्रति व्यक्ति सालाना आय में। ठीक। 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट किया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है। 2022 में यूपीआई के जरिए लगभग 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट कर दिया गया है। ठीक है। ये जैसा कि आजकल आपको पता हो कि हर जगह डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 2022 का डेटा प्रस्तुत किया गया है कि 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट हो चुका है। ठीक। और पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस कर दिया गया। पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा और 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए। पीएम जनधन खाते का डिटेल्स भी दिया गया है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। ठीक है। और 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। ठीक है। और पीएम जनधन खाते का डिटेल्स भी दिया गया है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। ठीक है।
टूरिज्म सेक्टर यानी कि पर्यटन विभाग को लेकर के टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिशन चलाया जाएगा। ग्रीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी को लेकर कई पॉलिसी बनाई जाएगी। ग्रीन फ्यूल ग्रीन एनर्जी को लेकर कई पॉलिसियों का निर्माण किया जाना है। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। भारतीय रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ 2.4 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था वो उससे 9 गुना अधिक है। भारतीय रेलवे को 9 गुना अधिक मूल्य 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कृषि से जुड़े जो स्टार्टअप है, जो शुरुआत करना है कृषि से जुड़े, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो नौजवान उद्यमी हैं, नौजवान जो साहसी जो व्यक्ति हैं जो कृषि से स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पीपीपी मॉडल के जरिए टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा, ताकि इनको आसानी से पैसे उपलब्ध किया जा सके, ताकि ये कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दे सके। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या कहा गया इसमें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, जो कि डिजिटल पुस्तकालय होगा। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। यहाँ पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि के अनुदान में जो ऋण मिलेगा वो लगभग 20 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है। मोटे अनाजों को बढ़ावा के लिए, मोटे अनाज उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ का फंड यहाँ पर दिखाया गया है। भारत में जौ, बाजरा, रागी और कुट्टू का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पशुपालन, मछली पालन को लेकर फोकस बढ़ाएंगे। पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ वर्गीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2014 में मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। फार्मा रिसर्च पर सरकार निवेश बढ़ाएगी। बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा और रुपये 6000 करोड़ की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना का निर्माण किया जाएगा। FY24 में खेती के लिए रुपये 20 लाख करोड़ लोन का लक्ष्य है। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता में है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहा गया, इसको जूम करते हैं। विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी वस्तुओं को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य स्कूलों के लिए सरकार नए शिक्षकों और नए स्टाफ की भर्ती करेगी। ICMR में रिसर्च की जो सुविधाएं हैं उनमें निजी संस्थानों को शिक्षक को भी रिजर्व करने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि इस सेक्टर में अधिक रिसर्च संभव हो सके। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर, पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो व्यय होता है उसको 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा कहा है इस बजट में। ठीक है। और इसके साथ ही बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़कर कितना हो गया, 79,000 करोड़ हो गया है। FY24 में कैंपेक्स का लक्ष्य 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। इफेक्टिव कैंपेक्स का रुपये 13.7 लाख करोड़ बढ़कर GDP का 4.5% हो गया है।
50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे क्या है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। शहरी विकास पर सालाना रुपए 10,000 करोड़ खर्च होंगे। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों को निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया गीले और सूखे कचरे के निपटान के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा। ठीक है। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर बनाए जाएंगे और जो 3 आला स्थानों में बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा इसमें क्या है, और एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस दिशा में हो, इसके लिए ये सेंटर निजी कंपनियों की जानकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। केवाईसी सुविधा को और सरल किया जाएगा ताकि लोगों के नाम में सुधार करना या पता बदलना आसान हो सके। सभी सरकारी महकमों में सभी तरह की डिजिटल कामों के लिए पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक, पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत एसएमईएस को राहत दी गई है। अगर कोविड के दौरान एमएसएमई ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए है तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुल राशि का 95% उन्हें लौटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैन को लेकर के वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि अब पैन कार्ड को राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था, लेकिन अब से क्या किया जाएगा कि पैन कार्ड को राष्ट्रीय पहचान के लिए जाना जाएगा। आधार, केवाईसी और डिजिलॉकर का दायरा बढ़ेगा। डिजिलॉकर जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका दायरा बढ़ेगा। ई कोड्स के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना? पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहा गया है कि मेन होल या सीवर की सफाई, मेन होल या सीवर की सफाई का काम इंसानों के द्वारा न किया जाए और इसे मशीनों के जरिए कराया जाए, ताकि ये काम 100% मशीनों से हो, ये कोशिश की जाएगी। लैब में बनाए जाने वाले डायमंड में नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस मामले में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रिसर्च से काम बढ़ाया जाएगा। न्याय मिलने में देरी न हो, इसके लिए ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ई कोर्ट के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण सुरक्षा कानून के तहत लाया जाएगा। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया। पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृत्रिम खाद के इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। नेचुरल खाद को बढ़ावा देने की बात है, इसके लिए पीएम प्रणाम नाम का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, इस बजट में क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज और 1 साल के लिए बढ़ाया। 50 साल का ब्याज मुक्त कर 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 5G लैब एप्लीकेशन के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एट्रोडोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीकृत किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया कि इस बजट में कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। और एनर्जी ट्रांजिस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़, 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे क्या है कि नगर पालिका बांडों
नगर पालिका बांडों के लिए साख बढ़ाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचे को बनाने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की रिप्लेसिंग बेहद महत्वपूर्ण काम है। ये सतत ऊर्जा की राह में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों की भी मदद की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 या 4.0 योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ड पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा है इन्होंने। इस बजट में क्या कहा गया है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। कितने स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे? 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे 47 लाख युवाओं की मदद होगी। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। कौन सी योजना शुरू होने जा रही है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 लाख का ब्याज मिलेगा। 2 लाख की बचत पर 7.5 लाख का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। एमएसएमई में को 1% सस्ती दर पर लोन के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक, पीएम कौशल विकास 4.0 का या 4.0 का उद्घाटन होगा। सीतारमण ने 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना बैंकिंग कंपनी एक्ट आरबीआई के एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। प्रोटेंशन फंड इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का गठन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल के आ रही है, टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है? टैक्स स्लैब में 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो सरल होगा, आसानी से भरा जा सके। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। टैक्स फॉर्म में भी बदलाव होने वाला है। कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली कंपनियों को 15% तक की छूट दी जाएगी। अभी क्या है कि सालाना 5 लाख की आय पर लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब अगर इनकम 7 लाख हो गई है तब भी उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, और टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिलीज में 6 दरें जोड़ी गई थी, जो घटाकर 5 स्तर तक किया जाएगा। 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक अगर आय तब जाके 30% टैक्स लगेगा। 9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45,000 का टैक्स देना होगा और 15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10% टैक्स देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की बजट की कुछ खास बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।